नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। आज़ादी, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने ये नारा दिया था और ये हमारा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता हर एक को प्रिय होती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, और उनकी स्वतंत्रता को छीनने का किसी का भी अधिकार नहीं है। और महात्मा गांधी जी पर जब राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था तो वहाँ जज के सामने महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेज से बढ़कर असभ्य जाति कोई दूसरी नहीं है। जो जाति दूसरे देशों को अपने अधीन कर लेना चाहती है, गुलाम कर लेना चाहती है, उनकी स्वतंत्रता का हनन करती है, उससे बढ़कर बर्बर और असभ्य जाति कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो इतने स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी ने तब गुलाम बना देने वाले, पराधीन बना देने वाली ब्रिटिश सरकार का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिए। झांसी की रानी ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस आदि ने। तो उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए आज की हम व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। और आज का हमारा विषय है स्वाधीनता संग्राम और हिंदी साहित्य। जब स्वाधीनता संग्राम की हम बात करते हैं, यूं तो हमारा देश जय पराजय के चक्र में 2000 साल से, सदियों से निकलता रहा है। सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो सिकंदर यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया और पहले विजयी हुए, परंतु उनका शासन लंबा नहीं चला और फिर पराजित हुए और संधि करके उनको जाना पड़ा। तो यूनान के साथ, कार्नेलिया आदि के साथ, चंद्रगुप्त के साथ उनकी किस तरह से संधि हुई उसका वर्णन हमें इतिहास में मिलता है। उसके पश्चात अनेक शक आए, हूण आए, गौरी, गजनी, लोदी, खिलजी, तुर्क, पठान, मुगल। तो अनेक शासक आते रहे जो विभिन्न रियासतों में, प्रांतों पर आक्रमण करते रहे। कभी विजय को प्राप्त की, कभी पराजय का मुंह देखा। और हमारे देश के भी वीरों ने उनका निरंतर सामना किया। हमारे सामने शिवाजी का उदाहरण है, राणा प्रताप का उदाहरण है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है, गुरु गोविंद सिंह है। तो अनेक वीरों ने, राजपूतों ने, मराठों ने, बुंदेलों ने, जनजातियों ने उनका निरंतर सामना किया और उनको पराजित करने का प्रयत्न। तो ये जय पराजय का जो एक दृश्य था, ये भारत में 2000 साल तक निरंतर चलता रहा, पर पूरी तरह से पराधीन कभी नहीं हुए। पराधीनता का जो समय है वे हम देखते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होता है यहाँ पर। वे जो 200 साल का पीरियड है वे पराजय का पीरियड है। इसको हम पराधीनता की बात करते हैं। यद्यपि पराधीनता का विरोध हिंदी साहित्य में आदिकाल से ही हमें मिलता है। हम आदिकालीन साहित्य में पृथ्वीराज रासो को देखते हैं, आला उदल का देखते हैं। फिर भक्ति काल में तुलसीदास पराधीन सपने सुख नाई की बात करते हैं। और फिर रीति काल में हम देखते हैं भूषण आदि कवि जो प्रशस्ति गान भी करते हैं और अपने आश्रयदाता महाराणा प्रताप, शिवाजी की वीरता का, छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं। पर आधुनिक काल में जब अंग्रेजी शासन की सत्ता स्थापित होती है तो इस सत्ता ने, इन अंग्रेजी शासकों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी स्थितियों पर प्रहार किया। तो पूरा भारत देश उनकी
कूटनीतियों से हिल गया और उसके विरोध का प्रारंभ हम देखते हैं 1857 में। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यद्यपि उसे अंग्रेजों ने गदर नाम दिया, पर वास्तव में वह गदर नहीं था, वह क्रांति थी। सत्ता के विरुद्ध एक संघर्ष था और अनेक कारण रहे जिसके कारण वे पूर्णतया सफल नहीं हो पाया, परंतु उससे एक जन जागृति हुई, एक जन चेतना जागृत हुई। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक का जो पूरा एक कालावधि है, वे स्वतंत्रता संघर्ष की अवधि रही, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की अवधि रही। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सैनिकों की झड़प और उनका विरोध इस तरह से कह करके दबाने का प्रयास किया गया, परंतु उस संग्राम से जो चेतना जागृत हुई, उस चेतना ने आगे के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की और संघर्ष करते करते अंततः 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम आज़ाद हुए। तो ये जो 1857 से 1947 तक का जो संघर्ष का समय रहा, जिसमें समाज सुधारक अपने स्तर पर, समाज सेवी संस्थाएं अपने स्तर पर, राजनेता अपने स्तर पर देश की में जन जागृति लाने का, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं इसी के साथ ही साहित्यकार भी जुड़ते हैं। जो 1857 में हुआ उसके विषय में साहित्यकार कुछ नहीं लिखते हैं। हिंदी साहित्य में उसके बारे में कोई साहित्यकार नहीं लिखता। एक अपवाद स्वरूप हमें मिलता है भारतेंदु का कथन। वे कहते हैं, प्रबल सिपाही दोह अनल, जा जल बल नाती, शोभय अजब सिराय, सकल नित भारतवासी। कि सिपाहियों ने प्रबल दोह किया, द्रोह किया, और अंग्रेजी शासन ने ऐसी अग्नि, ऐसी प्रबल जल की अग्नि, उस जल प्रवाहित किया कि वे अग्नि वहीं दब गई, समाप्त हो गई। परंतु कोई भी दूसरा साहित्यकार इसके विषय में मौन है, नहीं कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग माना जाता है, जिससे नव जागरण की एक लहर उठती है। उस युग के सभी कवि एक दुविधा की स्थिति में हैं, क्योंकि वो समय ऐसा था, वो जो स्वतंत्रता का गदर हुआ, संग्राम हुआ 1857 का, भले ही उसे असफल कहा गया, परंतु उसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, विक्टोरिया का शासन। और विक्टोरिया के आने पर जो घोषणा पत्र आया, उसको देख करके उस समय के नेता भी, समाज सुधारक भी और साहित्यकारों को भी ये लगा कि सुशासन स्थापित हो रहा है, एक व्यवस्था आ रही है। क्योंकि उनसे पूर्व जब पूरी सामंतवादी व्यवस्था थी तो समाज कहीं उपेक्षित रहा, समाज कल्याण के कार्य नहीं हो रहे थे। पर ब्रिटिश शासन आने के बाद नई शिक्षा प्रणाली आई, नई चिकित्सा प्रणाली आई, नई व्यवस्था, नया प्रशासन आया। तो उन सबको देखते हुए इन साहित्यकारों को ये लगा कि एक सुशासन आ रहा है, एक सुव्यवस्था आ रही है। तो उन्होंने उस राज्य की प्रशंसा करते हैं। भारतेंदु, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी, अंबिका दत्त व्यास आदि जो उस समय के साहित्यकार थे, उनकी कविता में हमें राज प्रशस्ति का स्वर मिलता है। लज्जाराम मेहता कहते हैं, पूरन अमी की कटोरिया सी, चिर जीवों सदा विक्टोरिया रानी।
कि विक्टोरिया को वो क्या कहते हैं, अमृत की कटोरी, और उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं कि वो चिरजीवी रहें, शतायु रहें, दीर्घायु हो। भारतेंदु स्वयं कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। भारतेंदु और उनके मंडल के जो उस समय के साहित्यकार थे, प्रारंभ में वे राज प्रशस्ति करते हैं। प्रिंस के आने पर उनका जन्मदिन मनाना, विक्टोरिया के आने पर उनके स्वागत में कविता करना, लिखना आदि। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें अंग्रेजों की कूटनीति का पता चलता है, जैसे जैसे पता चलता है कि दिखावा कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, और वो भीतर ही भीतर हमें हानि पहुंचा रहे हैं, तो फिर उनका स्वर बदलता है। भारतेंदु की भारत दुर्दशा हम देखते हैं, अंधेर नगरी देखते हैं। अंग्रेज जिस प्रकार टैक्स लगा रहे थे, तो लेवी प्राण लेवी, जो उनका एक निबंध है बहुत सुंदर, तो अपने निबंधों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कहानी आदि के माध्यम से भारतेंदु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर उठाते हैं। कभी व्यंग्य के रूप में, कभी स्पष्ट रूप से, पैरोडी के रूप में भी कहते हैं, मुकरिया के रूप में, तो लोक शैली को अपनाते हुए वह जहां भी उनको अवसर मिलता है तो अंग्रेजी शासन का जो पर्दाफाश करने का कार्य भारतेंदु न केवल स्वयं करते हैं, परंतु एक व्यवस्थित रूप से अपने मंडल के अन्य साहित्यकारों को भी अंग्रेजों की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भारतेंदु मंडल के जो अन्य साहित्यकार हुए, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन सर्वस्व या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और राधा कृष्ण दास आदि, अंबिका दत्त व्यास आदि, तो वो इन अंग्रेजों की कूटनीतियों का पर्दाफाश करते हैं। किस तरह से वे आर्थिक शोषण कर रहे हैं, जिनके कारण भारत की वर्तमान स्थिति कैसी दयनीय हो गई, उसका वे स्पष्ट शब्दों में विरोध करते हैं। और फिर समाज में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीयता की सीमाओं का अतिक्रमण करके राष्ट्रीय चेतना जागृत करना इन साहित्यकारों का उद्देश्य रहा। और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम अपने भारत का स्तुति गान किया, भारत की भौगोलिकता का, उनकी सांस्कृतिक विरासत का, जो हमारा एक स्वर्णिम अतीत रहा, उसका गौरव गान किया, जिससे प्रेरणा प्राप्त हो। प्रसाद कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी तरह से स्वदेश अनुराग के लिए राधाचरण गोस्वामी कहते हैं, हमारो उत्तम भारत देश। प्रेमघन भी कहते हैं, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। ये कहते हैं, जय जय भारत भूमि भवानी, जाकी सुयश पताका जग के दसों दिशी फहरानी। तो इस तरह से भारत की महिमा का गुणगान करते हैं, जिससे प्रजा में एक अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत हो। उनके मन में अपनी विरासत को लेकर के, अपनी अतीत को लेकर के, स्वर्णिम अतीत को लेकर के एक चेतना जागृत हो। एक और कार्य जो इस युग के साहित्यकारों ने किया, सभी साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। कोई ना कोई पत्रिका वे निकाल रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं पत्रिका निकालते थे, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा। प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण आदि कविताएं, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, सब किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे। और उन पत्रिकाओं में कविताओं के माध्यम से, नाटक, निबंध, संपादकीय टिप्पणियों आदि के रूप में, लेखों के रूप में एक देशभक्ति की भावना जगाने का, राष्ट्रीय संचेतना जागृत करने का प्रयास इन साहित्यकारों ने किया।
हिंदी के साहित्यकारों ने। यद्यपि ये कार्य बंगाल में पहले ही प्रारंभ हो चुका था, राजा राम मोहन राय के समय से। उत्तर भारत में हिंदी भाषी बेल्ट में ये 1870 की क्रांति के बाद भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। और भारत स्तवन, भारत की स्तुति केवल भारतेंदु युग में ही नहीं, उसके पश्चात द्विवेदी युग, छायावाद हम देखते हैं, छायावादोत्तर काल में निरंतर स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष का जो पूरा समय रहा, उसमें भारत की संस्कृति का गुणगान इन कवियों ने किया। जैसे जयशंकर प्रसाद, चाहे वे नाटक की रचना कर रहे हैं या कहानी की रचना कर रहे हैं, कविता की रचना कर रहे हैं, जहां भी अवसर मिलता है वे भारत के गौरव का गुणगान करते हैं। जैसे वे कहते हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। और कहलवा भी किससे रहे हैं? एक विदेशी पात्र से। कार्नेलिया ये बात कहती है, जो भारत की स्तुति गान कर रही है। तो इस तरह से अपने देश के प्रति गौरव गर्व का भाव जगाने के लिए, स्वदेश प्रेम जागृत करने के लिए इन साहित्यकारों ने अपने भारत की स्तुति के गीत गाए, नाटक आदि की रचना की। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, गांधीवाद से, गांधी जी की नीतियों से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे भी भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं और भारत भूमि को भूलोक का गौरव कह करके, प्रकृति की पुण्य लीला कह करके उसका सम्मान प्रकट करते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। दिनकर को देखते हैं, दिनकर भी भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा करते हैं, प्रसिद्धि गुणगान करते हैं। तो अधिकांशतः कवियों ने, चाहे हम निराला को देखें, दिनकर को देखें, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, भारतेंदु आदि, सभी कवियों ने भारत भूमि का, भारतीय संस्कृति का, भारत की भौगोलिक स्थिति का, उसके अतीत का गुणगान प्रस्तुत किया है। एक और वे अपने अतीत, स्वर्णिम अतीत का उदाहरण प्रतिमान जनता के सामने रखते हैं और दूसरी ओर देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट करते हैं। विदेशी शासन सत्ता के आने के बाद किस तरह से आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक स्तर पर पतन हुआ, उस दशा पर क्षोभ प्रकट करते हैं। भारतेंदु जनता का आह्वान करते हैं, उद्बोधन करते हैं कि अब तो वे स्थिति हो गई है कि हम सबको मिलकर के रोना पड़ेगा। आवो सब मिली रोवो भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। आवो सब मिली, सबको संबोधित कर रहे हैं, सबका आह्वान कर रहे हैं कि सब मिलकर रोवो, कि विचार करो, चिंतन करो कि ये भारत की दुर्दशा क्यों हो रही है, किस लिए हुई है, और ये अब हमारे लिए देखने लायक नहीं है, तो हमें इसका विरोध करना होगा। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस तरह से। और मैथिली शरण गुप्त, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो ये जो चिंता थी, ये हमारे साहित्यकारों की थी कि हम क्या थे, हमारा अतीत जो हम सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, आज वर्तमान में उसकी स्थिति क्या हो गई है और भविष्य कैसा होने वाला है। तो अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को सुधारने की, वर्तमान को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तभी भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न हम देख पाएंगे। और इसीलिए इन साहित्यकारों ने अंग्रेजों की शोषण नीति का प्रत्यक्ष विरोध किया। आर्थिक शोषण किस तरह से कर रहे थे, दिखावे में तो वे इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र लेकर के आए,
लगा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, ज्ञान विज्ञान के सभी मार्ग खुल गए हैं, चारों ओर खुशहाली खुशहाली होगी। पर वास्तविक स्थिति क्या थी? भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। कि बातें करने में तो बड़ी तेज है, पर भीतर ही भीतर हमारा रस चूस रहे हैं। और इसीलिए और उसके कारण को जानने का प्रयास इन साहित्यकारों ने किया। आप देखिए, राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश 1915 में होता है, असहयोग आंदोलन 1919 में आरंभ होता है, स्वदेशी का प्रचार और विदेशी का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्य गांधी जी बाद में करते हैं, पर इन साहित्यकारों द्वारा पहले ही इस विषय में साहित्य की रचना की जा रही है। भारतेंदु जो अंग्रेज राज की पहले प्रशस्ति गान कर रहे थे, वही वो कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो धन है वो विदेश चला जा रहा है। यहाँ से कच्चा माल पूरा विदेश जा रहा था, कपास यहाँ से जाती थी और वहाँ से मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ वस्त्र तैयार यहाँ पर आते थे। हमारे लघु उद्योग धंधे सारे बंद हो गए थे, रोजगार नहीं रहा। एक और बेकारी गरीबी हो गई, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, दुर्भिक्ष इतना भयंकर आया, प्लेग की बीमारी फैली और शासन जो वर्ग था वो टैक्स पे टैक्स लगा रहा था। तो उसको देखते हुए प्रेमघन आनंद कदम्बिनी में क्या कहते हैं? विदेशी उल्लूक छिपाने को यह कोटर बनी उदीची है। कितने स्पष्ट शब्दों में वे विरोध। वे कहते हैं विदेशी उल्लू है जो हम, उदीची ये भारत के लिए आया और प्रतीची विदेशी शासक हो गए। तो ये सारे विदेशी उल्लू जो है इन्होंने भारत को अपना कोटर बना दिया और यहाँ आकर के छुपे हुए हैं। और फिर ये अपने अतीत के प्रति श्रद्धा को, गौरव के भाव को प्रकट करते हैं और जन जीवन को सचेत करने का, सजग करने के लिए बात करते हैं कि अब वे लोग कहाँ हैं, अब वे हमारे आदर्श कहाँ हैं, वे राजा कहाँ हैं जो अपने देश के लिए प्राणपण समर्पित करने के लिए तत्पर थे। राधा कृष्ण दास कहते हैं, कहाँ परीक्षित, कहाँ जन्मेजय, कहाँ विक्रम, कहाँ भोज, नंद वंश कहाँ, चंद्रगुप्त कहाँ, हाय कहाँ वे ओज। तो ये तो हमारा एक अतीत, इतना सुंदर अतीत था और आज भी कहाँ दिख रहा है। ये एक तरह से जन जीवन को सचेत कर रहे हैं। हाँ, कबहू वे दिन फिर वह है, वह समृद्धि शोभा, कि वे समृद्धि, वे शोभा, वे दिन दोबारा कब हम देखेंगे, कब वे दिन पुनः लौट के आएंगे। तो इस तरह से समाज को, जन जीवन को जागृत करने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी की भावना, आज भी आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, आज भी विदेशी वस्तुओं के तिरस्कार की या उसके बहिष्कार की बात की जा रही है। और भारतेंदु उस समय कहते हैं, अपनी जाति वस्तु अपने, आचार देश भाषा से, रखो प्रीति रीति निज, धर्म वेश पर अति ममता से। देख रहे हैं कि हमारी वस्तुएं सब विदेश में जा रही हैं और हमारा आर्थिक शोषण किस तरह से हो रहा है। जीवत विदेश की वस्तु ले, ता बिन कछु नहीं करे सकत। भारतेंदु प्रबोधिनी कविता इस पर लिखते हैं। प्रेमगन आर्याभिनंदन कविता लिखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र होली है ये कविता लिखते हैं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, ताकि हमारे उद्योग धंधे चले, हमारे यहाँ रोजगार हो और हमारा धन विदेश नहीं जाएगा तो उनकी कमर टूटेगी भी ब्रिटिश शासन की और वे उनको यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। तो ये नीति हमारे साहित्यकारों ने जानी, इसको जानते हुए और जनता को सजग करने का प्रयास किया। तो इस चर्चा को अभी हम यही समाप्त करते हैं, अगले व्याख्यान में इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।